यहाँ पे ये बात भी क्लियर कर दें, कुछ बहुत फजूल चीज़ें होती है लेकिन लोगों की डिमांड की वजह से वैल्यू बढ़ जाती है। साइन की हुई शर्ट है करोड़ों की बिक रही है किसी फुटबॉलर की, ये तो सही, उन पे भी ज़कात फिर होगी अगर हम वो वैल्यू वाली बात। बिल्कुल देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। ठीक है, ज़कात का सारा मामला तकवा के साथ इसका जुड़ा हुआ और इसका मकसद ये कि दिल की बुखीली से बचे और गरीबों का ख्याल रखें। गरीबों का ख्याल। अगर इस मामले को हम देखें तो मेरा ख्याल है हम जितनी बहस कर रहे हैं इसका ज़्यादा मकसद ये कि हम बचा कहाँ से रहे हैं ज़कात देने। अगर इस पॉइंट को सिर्फ एक देख लें कि हमारा मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना और अपना माल पाक करना है, फिर हमारे पास इतनी ज़्यादा बहस की गुंजाइश नहीं रह जाती। जब लोग पूछते हैं ना मसला, तो तब हम उनको ये बात नहीं बता सकते तकवा की, वो इसी तरह के सवाल पूछते हैं। नहीं देखिए, हाँ वो ज़रूरी नहीं, हम किसी से मनवा तो सकते नहीं है ना, हम अपनी ओपिनियन सामने रख सकते हैं। वो सर ओपन पूछते हैं ना कि भैया हमारे पास ये इतनी ये चीज़ है, इस पे क्या है आप बता दें। अब मसला ये है कि वो हम उनको ये तो नहीं कह सकते, सबका कह नहीं करें। चलें, देखिए जो चीज़ें लोगों ने ना शो के लिए रखी हुई ना, सही बात यही है। 10 करोड़ का बल्ला, क्यों ज़कात दो, सीधी सी बात है। मतलब तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम 10 करोड़ का बल्ला किसी का शौक में ले सकते हो, तो दो ज़कात क्यों नहीं देते? हाँ वो कही जी मेरे पास बल्ला ही तो है और क्या है। तो मतलब इतना पैसा रोड़ने के लिए है और गुर्बत इतनी है कि लोग भूखों मर रहे हैं, तो ज़कात फ़र्ज होनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर, उस बल्ले के ऊपर भी ज़कात फ़र्ज होनी चाहिए। तो ये मतलब दीन की रूह है, स्पिरिट है, जो बात मुझे समझ में आती है। सर मालिक ज़ियाद की हालिस बहस आ रही है आगे या खत्म हो गई? डिजिटल प्रोडक्ट्स जो होते हैं जी, डिजिटल प्रोडक्ट्स मतलब, और खैर करेंसी भी, शायद क्रिप्टो करेंसी भी उसमें आ जाती है कि जो कि एक्चुअल कहीं नहीं एग्जिस्ट करती, बस वो कंप्यूटर के अंदर ही। देखिए क्रिप्टो करेंसी जो है ना उसकी भी वैल्यू है, ठीक है, बिटकॉइंस वगैरह उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो मतलब जिस चीज़ की परचेजिंग पावर है उसकी वैल्यू तो है। अगर आप चीज़ें परचेज कर सकते हैं, वैल्यूएबल एसेट है, तो उस पर आप ज़कात देंगे। लेकिन पहले बहस तो ये होती है कि क्या वो करेंसी है भी कि नहीं है, क्योंकि वो उसूल तो करेंसी का वही था। मसला ये है कि चल रही है कि नहीं है। असल बात यह है कि चल रही है, ख़रीदो फरोख्त हो रही है, कुछ स्टेट्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, लीगलाइज कर लिया। तो अब जब चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त हो रही है, बाकी ये है कि होनी नहीं चाहिए, वो एक अलग डिबेट है, ठीक है, होनी नहीं चाहिए। मुसलमानों का अपना सिक्का होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, मुसलमानों की अपनी करेंसी स्टेबल होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब बात यह है कि लेकिन जो चल रही है, अब ज़ाहिर बात है उसमें है तो सही। जी, ज़कातुद्दैन, कर्ज़ की ज़कात। जी आगे आ रहा है आ रहा है बिल्कुल, बहुत लंबी चौड़ी बात आ रही है। सर एक चीज़ पता नहीं शायद आगे आएगी नहीं कि जिस चीज़ की वैल्यू चेंज होती हो, तो उसकी कैलकुलेशन आज उसकी जो वैल्यू है और साल बाद जब मैंने एक्चुअली देनी ज़कात, तो वो उसके को एवरेज लेंगे हम। अगर फॉर एग्जांपल 40% या 50% का फ़र्क आ जाता है उसकी वैल्यू में, मिसाल के तौर पे कोई चीज़ की मिसाल है, करोड़ रुपया ही मेरा अगर पड़ा है तो उसकी वैल्यू इतना हो गया कि वो सोना अब अगर 10 तोले आता था तो अब उससे 7 तोले सोना आएगा, तो ये 7.5 तोले आएगा। तो उसमें फिर हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे कि बीज की को वैल्यू निकालेंगे या आज जो उसकी वैल्यू बनती है उसके नहीं। उसमें देखें ना, हमने वो बात तो पहले कर दी है ना कि जो डेप्रिसिएशन है ख़ास तौर पे करेंसी की, वो हमारी सीधी बात है, अपने करतूतों की सज़ा है, सीधी सी बात है, ठीक है। वरना तो दुनिया की करेंसी जो है वो अपनी, अफ़गान करेंसी आप उसको देख लें, इंडियन रुपया देख लें, सब अपनी कदर और वैल्यू जो है वो हमारे मुकाबले में तो काफ़ी स्टेबल है ना। तो वो नहीं, क्रिप्टो में भी आ जाता है और कई चीज़ों में आ जाता है कि उसकी वैल्यूज काफ़ी चेंज हो रही होती हैं, तो उसमें मैं समझना चाह रहा हूँ एवरेज हम निकालें। नहीं एवरेज नहीं, उसमें आपकी जो है ना आप उसी के ऊपर ज़कात निकालेंगे। तो उसमें वैल्यू होगी आज के दिन में जब मैंने ज़कात निकाली। नहीं उसमें ज़ाहिर बात है आप रकम के ऊपर निकालेंगे ना, वैल्यू के ऊपर तो ज़कात नहीं होती ना। करोड़ है तो करोड़ का मतलब क्या है, 2.5 लाख आपने निकाल देना है, सीधी सी बात है। वैल्यू के ऊपर तो ज़कात नहीं होती, ज़कात तो उसकी क्वांटिटी के ऊपर है। उस दिन जो प्राइस है अपनी क्वांटिटी की सर, उस पे ज़कात देनी है। नहीं मतलब करेंसी की क्या मतलब, करेंसी का मतलब यही है ना कि लाख के ऊपर 2,500। सर 7.5 तोले सोने जितने का उस दिन आ रहा है उसके हमने हिसाब लगा के 2.5% निकालना है ना, ऐसे करना है ना सर, यही बात है ना। नहीं हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं ना कि परसेंटेज कितनी निकालनी है, यही बात कर रहे हैं ना हम।
परसेंटेज कितनी निकाली है? 2.5%। वो तो समझ आता है। लेकिन 2.5 कभी बीच में ऐसा हो जाए ना, वो डिप्रिशिएट हो गया, सोने की वैल्यू से कम हो गया बीच में, हम गिन रहे थे दिन, बीच में ऐसा हो गया, फिर अब कि वो डेप्रिसिएशन हो गई, तो जो आपने ज़कात दी वो भी तो आपने कम ही दी ना, कि ऐसा नहीं है। जो 2.5% आपने निकाला है तो वो भी तो कम ही निकला है ना उसकी निस्बत से, उसकी भी तो वैल्यू कम हुई है ना। किस तारीख को लें, किस वाली तारीख को हम फोकस, क्या मतलब समझ नहीं है। जैसे ही वो सोने से ऊपर हो गया उस तारीख को ले लें, अब डिप्रिशिएट होता है नहीं होता? नहीं, हमने तो ये बहस की नहीं ना, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं यार, ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा हो रही है। हमने ये बहस नहीं की कि हमने सोने का एतबार करना है, हमने सिर्फ ये कहा कि निसाब में सोने का एतबार करना है। करेंसी में जितना भी उसके हिसाब से, करेंसी में नहीं करते, परसेंटेज से आपने कैलकुलेट किया, हाँ। वो कंफ्यूज कर करेंसी में उसी हिसाब से जितना जितनी करेंसी। देखिए, निसाब में हमने सोने का एतबार करना है। निसाब में सोने का एतबार करने से मुराद क्या है कि इतनी करेंसी हो जितने में 7.5 तोले सोना आता है, इतनी करेंसी आपके पास हो, 7.5 तोले सोने के बराबर करेंसी आपके पास हो। अगर इतनी करेंसी आपके पास है तो आपने उसकी ज़कात निकालनी है। ज़कात की जो परसेंटेज है वो तो वही है जो सोने की परसेंटेज है, 2.5%। मैं सवाल को दोबारा रिपीट कर दूं। सर, मिसाल के तौर पे 3 लाख का 7.5 तोले सोना आता है, तो हमारे पास 3 लाख जमा हो गए, ठीक है, लेकिन अब महीना गुजरा, 3 लाख का 7.5 तोले सोना, ये मसला आगे आ रहा है, ये मसला आगे आ रहा है जी। सर, आपने पिछली क्लास में बताया था कि इमाम अबू हनीफा का मौक़िफ़ है कि अगर साल के शुरू और आखिर में साहिब निसाब तो ज़कात देगा। यही ज़कातुद्दैन, कर्ज़ की ज़कात। ज़कात कर्ज़ एक तो वो है कि जिसने लिया है वो मोतरिफ़ है, भाई मैंने आपका लिया हुआ है, हौसला रखना, वापस कर दूंगा, ठीक है। तो आप हौसले में भी हैं। इसके बारे में 4 आ रहा है, इस कर्ज़ के बारे में 4 आ रहा है कि जिसमें कर्ज़ लेने वाला मोतरिफ़ है कि कर्ज़ लिया हुआ है, ये नहीं कह रहा कि भाई दौड़ जाओ कहाँ दिया था, ठीक है, कब दिया था, कौन गवाह है। पहली राय तो ये है कि जब उसको वो कर्ज़ वापस होगा उस वक़्त ज़कात देगा। ये इमाम अबू हनीफा की राय है, यानी अहनाफ की और हनाबला की भी यही राय है। जब कर्ज़ वापस होगा उस वक़्त ज़कात देगा, उससे पहले उस पर ज़कात नहीं है, क्योंकि वो रकम उसके पास नहीं है, उन्होंने इस तरह उसको ले लिया ना, उसके तसर्रुफ़ में नहीं है, उसको वो तसर्रुफ़ कहते हैं, कंज्यूम नहीं कर सकता ना, ठीक है। दूसरी राय ये है कि नहीं, वो हर साल उसकी ज़कात निकालेगा। मिसाल के तौर किसी को 10 साल के लिए कर्ज़ दे रखा है, 5 साल के लिए, तो 5 साल वो ज़कात देगा, भले अभी रकम उसके पास नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो उसका मालिक है, और ज़कात किसके ऊपर है? मालिक के ऊपर। जिसको कर्ज़ दिया है उसने तो कर्ज़ लिया है, वो उसकी ज़कात नहीं देगा, उसने तो वापस करना है ना, वो तो मालिक नहीं है। तो जो मालिक है वो उसकी ज़कात देगा और हर साल देगा, ठीक है। और इसलिए देगा कि ये उसकी अमानत है जो दूसरे के पास है। ये इमाम शाफी वगैरह का मौक़िफ़ है। तीसरी राय ये है कि इसमें ज़कात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नामी नहीं है, ये माल जो है वो मतलब नमूव नहीं है ना इसमें, उस बंदे को तो कोई फ़ायदा नहीं ना हो रहा। दूसरे ने तिजारत में लगा लिया या अपनी ज़रूरियात पूरी कर ली, उसको फ़ायदा हो रहा नहीं, वो कहते हैं वापस भी मिल जाए तो ज़कात नहीं है। हाँ, वापस मिल जाए, साल गुजर जाए, फिर ज़कात होगी। यही बात पहले वाली में आई थी ना, जब तक वो वापस मिलेगी उसके बाद जब साल गुजरेगा तभी हम ज़कात देंगे, वैसे तो नहीं। दोनों में फ़र्क है ना, उन्होंने लिखा है कि साहब का दोनों में मतलब फ़र्क। की ज़कात अदा करेगा। हाँ, पहले वाली में। हाँ, दोनों में फ़र्क है। फिर से एक्सप्लेन करते हैं। पहली राय क्या है? पहली राय जो है, देखें, ये राय ये है कि उसके ऊपर ज़कात उस वक़्त है जब कि वो कर्ज़ उसको वापस मिल जाए। लिमा मज़ा, 2 साल बाद वापस मिला तो 2 साल की ज़कात दे, 4 साल बाद वापस मिला तो 4 साल की इकट्ठी ज़कात दे। कब? जब उसको वो माल मिल गया। 4 साल की ज़कात देगा। हाँ, लेकिन कब देगा? जब माल मिलेगा। ये कौन कहता है? अहनाफ और हनाबिला। और इमाम शाफी क्या कहते हैं? हर साल देगा, भले कर्ज मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी होते हैं, 1 साल के लिए दिया, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए,
उसकी ज़कात देगा, हर साल देगा। तीसरा कौल ये है कि नहीं, उसमें ज़कात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने दूसरे को दे रखा है, ये कर्ज उसकी ज़कात है। ये सब इज्तिहाद की बुनियाद पे या कोई नस्ल है? हाँ, सब इज्तिहाद की बुनियाद। और चौथी राय ये है कि जिस साल उसको मिले ना, उस एक साल की ज़कात दे दे। जिस साल उसको रकम वापस मिली है ना, तो उस साल की ज़कात दे दे। ठीक है, ये बाज़ ताबीन की, सईद बिन मुसैयब, अता बिन अबी रबा। सर अब इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये दोनों राय हैं कि ज़कात ना भी दे, और दूसरा दोनों राय उनकी तरफ मरवी हैं, दोनों राय मरवी। एक तो ये ज़कात ना दे, दूसरी और तीसरी राय जो आई है ना, एक ये कि हर साल ज़कात दे, और दूसरी ये भी है कि उसमें ज़कात नहीं है। बाज़ औक़ात जो है, अब ये भी आप देखेंगे फ़ुक़हा में, एक साल एक मौक़िफ़ बयान करते थे, दूसरे साल दूसरा मौक़िफ़। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसी मसले में एक मौक़िफ़ बयान किया, तो किसी साहब ने कहा पिछले साल तो आप और कह रहे थे, तो उन्होंने कहा उस वक़्त वो समझ में आई वो बयान कर दिया, अब ये समझ में आई ये बयान कर दिया। बस सिंपल यार, सिंपल, ईजी रहो, टेंशन नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि जिस बंदे को मतलब दे रहे हो परसेंट वेरी करता होता है। हाँ, परसेंट, लेकिन उन्होंने भी उससे आसान रास्ता इख्तियार किया। ठीक है, वो शेख क्या नाम है उनका, हैसम अल हद्दाद, हाँ वो यूके के हैं ना, तो उन्होंने पिछले दिनों वो एक वर्कशॉप्स करवाई यहाँ इधर गुलबर्ग में, तो मैं भी वहाँ पे था। तो एक उनका बहुत जुमला वो बार बार कहते थे, जब ऐसा इख्तिलाफ, सल्ली अला नबी, काफ़ी दुरूद पढ़ो बस काफ़ी है, सल्ली अला नबी बस। ठीक, मतलब ये है कि यार इख्तिलाफ शुरू से चलते आ रहे हैं। हाँ, मतलब इख्तिलाफात शुरू से चलते आ रहे हैं, ठंडे रहो। सर वो मेरे ज़हन वही जाता है कि ऐसा क्यों अल्लाह ताला ने इंटेंट किया, वो उस पर फिर रोशनी डाल देते। क्या इख्तिलाफ क्यों अल्लाह ताला ने? देखिए, अल्लाह के रसूल ने कहा ना कि जब हाकिम इज्तिहाद करता है, ठीक है, तो बाज़ औक़ात वो सही राय पे पहुंचता है, तो सही राय पे पहुंच जाए तो 2 गुना अजर है, और बाज़ औक़ात वो गलत राय पे पहुंचता है तो फिर भी उसके लिए क्या है, बस चिल करो यार, गलती में भी अजर है। आप दुनिया में कोई इम्तिहान है कि गलत लिख के आए और आपको नंबर मिले, तो वहाँ पे भी नंबर मिल रहे हैं। हाकिम का इज्तिहाद अवाम के लिए बाइंडिंग हो गए, हाकिम का इज्तिहाद अवाम के लिए बाइंडिंग हो गए इंतज़ामी एतबार से। सर ये जो अभी आपने सल्ली अला वाला बोला था, तो ये हर रोज़ क्लास से पहले मेरी गुजारिश है बोल दिया करें ताकि हम ठंडे। दूसरा क्या है कि वो जो कर्ज वाला है ना, कर्ज, वो बंदा कह रहा है भाई दौड़ जाओ, कोई कर्ज वर्ज मैंने नहीं लिया, ठीक है, या टाल मटोल से काम कर चला रहा है और आपको उम्मीद ही ख़त्म हो गई है, ठीक है, अब वो पता लगने लग गया बंदा गोली दे रहा है इसके, इसने देने को ही नहीं है, हाँ देने को। तो इसमें आम तौर मौक़िफ़ यही है, अनाफ का भी यही है कि भाई इसमें यार ज़कात नहीं, हाँ इसमें ज़कात नहीं, अब मिलने की उम्मीद ही नहीं है, आप बेचारा ज़कात भी देता रहे तो वही ज़कात है। तो जो कि मिलने की उम्मीद नहीं है, तो समझे एक तरह से ओनरशिप भी ख़त्म हो गई ना। आप ये समझ ले कि अगला बंदा पैसे लेके दौड़ गया, ठीक है, हाँ अगर उसने वापस कर दिए, कोई मिरेकल हो गया, ठीक है, तो फिर 1 साल की दे दे, फिर 1 साल, वो मतलब 1 साल की दे दे, उस आखिरी साल की तो दे दे ना, वो एक आखिरी साल जो बनता है, बशर्ते ये कि निसाब किससे ज़्यादा रकम। हाँ अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये इमाम मालिक का मौक़िफ़ है। बयान किया था, ये सबसे सॉलिड नहीं लग रहा मेरे नज़दीक, जैसे आप कहते हैं हर बंदे के अपने, जैसे वो ज़कात यानी मिसाल 12 साल पर भी दी है किसी बंदे ने कर्ज वापस किया, तो इसको 1 साल पहुंच जाए तो वो किसको ज़कात? हाँ, जो आपको सालिड लगता है यार आप करें, ठीक है, सल्लु किसी ने पैसे दिए, किसी ने पैसे दिए आपको इस्तेमाल के लिए, क्या आप कर रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं, उससे नफ़ा भी कमा रहे हैं, अब जो नफ़ा है मैंने उस पर देनी है जो मेरी उसके पास पेमेंट यूज़ के लिए दी है, वो कहता है मैंने तुम्हें इस्तेमाल के लिए दी है और नफ़ा भी तुम ले रहे हो, मैं दूँ। देखें उसने तो आखिरत में क्यों कर्ज क्यों दिया मुझे बताएं, आखिरत में सवाब के लिए दिया है, अगर आखिरत में सवाब के लिए दिया तो वो तो उसको मिल जाएगा,
ठीक है, और सवाब कमाना आसान तो नहीं है, सीधी सी बात है। हाँ, दूसरी वजह वही कहता है यार मैंने तो कोई सवाब के लिए नहीं दिया, तो फिर दुनियावी फ़ायदे के लिए दिया है। क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई किसी को कर्ज़ क्यों देता है, आपका लेन देन है, आपको पता है आज जो है वो इसको ज़रूरत है, कल मुझे ज़रूरत होगी, ठीक है, तो बामी लेन देन का मामला चलता है। तो या तो आखिरत की मनफियत पेश नज़र होती है या दुनियावी मनफियत। ये तो मुमकिन नहीं है कि ना आखिरत की मनफियत हो ना दुनियावी मनफियत हो। तू कौन यार ये कर्ज़ ले ले, हैं, ऐसे कोई नहीं होता। नफा ज़्यादा कमा रहा तो हो सकता है कहते हैं यार मैं इसकी ज़कात भी दे देता हूँ, माल बिजनेस एसेट है ना, तो बिजनेस एसेट की तो ज़कात देगा ना, वो आगे आ रही है बात, ठीक है। ज़कातुल हुली, ज़ेवरात की ज़कात, मतलब ये बात गुजर गई है। जो सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं ना और बॉन्ड्स और सेविंग सर्टिफिकेट्स, इनकी ज़कात है, ज़ाहिर बात है ये करेंसी इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। बस हमने कहा कि करेंसी और करेंसी इक्विवेलेंट जो है इसका निसाब है। मेजॉरिटी क्या कहती है? सिल्वर है, बाज़ उलमा कहते हैं गोल्ड है, ठीक है, जो आपको ठीक लगता है, जो पैसे भी आप जमा कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ज़ेवरात की ज़कात। उलमा का इत्तिफाक है कि जी पत्थरों में ज़कात नहीं है, ये बात पहले गुजर चुकी, ठीक है। हाँ, वो कहते हैं कि अगर उनकी तिजारत कर रहा है ना तो फिर ज़कात है, तिजारत के अलावा है तो फिर ज़कात नहीं है कीमती पत्थरों में। अच्छा, पत्थरों में तो ज़कात नहीं है, और जो औरतों के ज़ेवरात हैं इनके बारे में भी इख्तलाफ हो गया कि इनमें ज़कात है कि नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि ज़कात है, बाकी 3 इमाम कहते हैं कि औरतों के ज़ेवरात में भी ज़कात नहीं है, ठीक है। एक औरत के पास 400 तोले सोना है या शिकुट है, सर जो 2 औरतें कंगन पहन के आई थी तो नबी वसल्लम ने तो ये नहीं ठीक है, कहा था कि आग के कंगन अल्लाह पहनाएगा अगर तुमने ज़कात ना दी। हाँ, ये बात ठीक है। तो इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल तीनों के नज़दीक औरतों के ज़ेवरात पे ज़कात नहीं है। उनकी क्या दलील है वो आगे हम देखते हैं। तो इमाम अबू हनीफ़ा वो तो ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम के पास 2 औरतें आईं, उनके हाथ में सोने के कंगन थे, तो आप सल्लम फरमाया अतुहिब्बान अन युसव्विरकुमा अल्लाहु यौमल क़ियामा असाविरा मिन नार, क्या तुम्हें पसंद है कि अल्लाह ताला तुम्हें क़यामत वाले दिन आग के कंगन पहनाए? तो उन्होंने कहा नहीं। तो आप सल्लम फरमाया फ़अद्दिया हक़्क़ हाज़ल्लज़ी फ़ी अयदीकुमा, इसका हक़ अदा करो जो तुम्हारे हाथों में, यानी इसकी ज़कात दो। इसी तरह अस्मा बिनत यज़ीद से है, वो कहती हैं कि मैं और मेरी खाला जो हैं आप सल्लम के पास आई और हमारे पास सोने के कंगन थे, तो आप सल्लम ने पूछा अतुतियान ज़कात हो, क्या तुम इसकी ज़कात अदा करती हो? तो क़ालत फ़क़ुलना ला, हमने कहा नहीं। तो आप सल्लम फरमाया क्या तुम डरती नहीं कि अल्लाह ताला तुम्हें आग के कंगन पहनाए? अद्दिया ज़कात हो, इसकी ज़कात अदा किया करो, ठीक है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मतलब घर में दाखिल हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ में जो है वो कुछ चांदी की अंगूठियाँ देखी। तो आप सल्लम फरमाया कि ए आयशा ये क्या है? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि अतज़य्यनु लका या रसूलल्लाह, मतलब आपके लिए मैं ज़ीनत इख्तियार करने के लिए मैंने ये अंगूठियाँ पहनी हैं। तो आप सल्लम फरमाया क्या आप इनकी ज़कात अदा करती हैं? तो हज़रत आयशा ने कहा नहीं। औ माशाअल्लाह, या जो भी अल्लाह ने चाहा था। अब वो कह रही है मुझे याद नहीं है मैंने क्या कहा, बाद में रिपोर्ट करी है ना हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह। तो आप सल्लम फरमाया कि नहीं, ये तो फिर जहन्नुम में ठिकाना बनाने के मुतरादिफ है अगर आप इसकी ज़कात नहीं देते, ठीक है। सर आखिर यही है कि ज़कात के मामले में हम हनफी मज़हब को फॉलो करें। हाँ, हनफी मज़हब को फॉलो करें, बिल्कुल। सर ये तो बड़ी अजीब बात अब हो गई है सर, ये कैसे सर, इतनी बड़ी बड़ी हदीसें सर, अभी भी आप इसमें कहाँ रू सर, कौन सी रू इसमें जिसकी बेस पे हम ज़ेवर को कहेंगे कि नहीं है? देखिए फिर मैं वही बात कहूँगा, हम अपना मौक़िफ़ जो मर्जी रखें, दूसरे के ऊपर जो है ना वो ना करें। इमाम अबू हनीफा ने क्या समझ के इसमें से कहा? नहीं, इमाम अबू हनीफा नहीं, बाकी तीनों अइम्मा इकराम रहमहुल्लाह ने कि नहीं देनी ज़कात औरतों ने अपने जो पहनती हैं ज़ेवर। जी नहीं, ये तो शाफ़ी हैं, ये तो शाफ़ी हैं। मुअद्दबाना अंदाज में ये कहना चाहिए कि समझा दें उनकी राय। हाँ, उनकी राय जो समझने लगे। जी
वज़हबल अइम्मा सलासा इला अन्नहु ला ज़का फ़ी हुलियल मरा। तीनों अइम्मा की राय है कि जितना मर्जी जेवर हो औरतों का ज़कात नहीं है। वो कहते हैं जी, बहकी की रवायत है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से सवाल हुआ अनिल हुली जेवरात के बारे में, अफ़ी ज़का, क्या उसमें ज़कात है? तो हज़रत जाबिर ने कहा नहीं। तो उन्हें कहा गया अच्छा जेवरात बहुत ज़्यादा हों, 1000 दीनार, 1000 दीनार, कितने दीनार हों तो 7.5 तोले होता है 20 दीनार, और ये कितने कितने तोले हो जाएंगे? हाँ ठीक ठीक। तो अगले ने सवाल किया कि जी 1000 दीनार हो, तो उन्होंने कहा जी इससे भी ज़्यादा हो तो ज़कात नहीं है। किसने कहा? हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने। बहकी से रवायत है कि हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर, हज़रत आयशा की ये बड़ी बहन थी रज़ी अल्लाह, वो अपनी बेटियों के जेवरात बनाती थी सोने से, और उनकी ज़कात नहीं देती थी, और वो तकरीबन कोई 50,000 50,000 मतलब इतनी वैल्यू के हो जाते थे। इतनी दिरहम कह लें, अभी यहाँ तज़किरा तो नहीं है, ठीक है, दिरहम कह लें, लेकिन वो भी खैर हैंडसम अमाउंट है, ठीक है, मतलब 200 दिरहम और 50,000 दिरहम है। हाँ, असनाद ऐसे बहुत से अकवाल हैं साहबा से बहुत जी। मुअत्ता में क्या है, अब्दुर्रहमान बिन कासिम से है, वो अपने वाले से नकल करते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी भतीजियों जो उनके मतलब ज़ेर परवरिश होती थी और यतीम भी थी, तो उनके जेवरात की ज़कात नहीं निकालती थी। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से है कि वो अपनी बेटियों के और अपनी जो उनकी लोंडियाँ थीं उनके जेवरात की ज़कात नहीं निकालते थे। खैर नहीं निकाल भतीजियों की। वो यतीम का नबी सल्लल्लाहु तो कह रहे हैं हुआ हस्बुका मिनन नार, तो ये कैसे असर हो सकता है? ये हदीस ये फिर असर सही नहीं होगा। नहीं, असल मसला ये है ना, वही बात मैं आपको जो बार बार कह रहा हूँ ना कि एक जो है ना हदीस के मीनिंग होते हैं, हम उसकी ट्रांसलेशन पे जोर दे रहे होते हैं। सहाबा जो है ना, चूँकि उस कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा थे, उस कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा होने की वजह से वो उसकी मीनिंग फिर कुछ और मुराद ले रहे होते हैं। अच्छा, वो लफ्ज़ से निकलते नहीं है, ये बात दुरुस्त है, वो लफ्ज़ से नहीं निकल रहे होते, ठीक है। लेकिन बात फिर वही है कि जिसने नकल किया है ना, उसने इस चीज़ का लिहाज नहीं किया कि मैं कॉन्टेक्स्ट को भी नकल करूं, ठीक है। मतलब हाँ, मैंने वही बात आपको कही कि जब आज हम ये बात कहते हैं ना कायदे आज़म ने ये कहा, तो हम सिर्फ कोटेशन नकल करते हैं कायदे आज़म की। हम ये नहीं कहते कि कायदे आज़म फ़लाँ सन में पैदा हुए, उन्होंने पाकिस्तान बनाया था और वो मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर थे और मुस्लिम लीग के रहनुमा थे और फ़लाँ ये वो सब के ज़हनों में मौजूद होता है। ये बेसिकली वो कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। सर आप क्या करें इसमें? तो इसमें नहीं, ज़कात देनी चाहिए, मेरी राय तो यही है, ज़कात देनी चाहिए। बाकी हाँ, हम उनकी बात समझें तो उनकी बात असल में ये है कि औरत जो जेवर इस्तेमाल करती है ना कसरत से, तो वो कहते हैं वो चूँकि डी वैल्यू होता है, मतलब वो जेवर घिसता है, ठीक है, तो यही उसकी ज़कात है। हाँ, जो जेवर औरत कभी कभार इस्तेमाल करती है, कभी कभार यानी उकैयनली, मतलब जैसे शादी ब्याह पे इस्तेमाल कर लिया, यानी साल में 4 मरतबा पहन लिया, तो वो कहते हैं उसकी वो ज़कात देगी। तो उन्होंने हदीसों को इस एतबार से समझा है कि ये जिन हदीसों में ज़कात देने का हुक्म है, तो उसमें वो एक ख़ास मौक़े थे जिन मौक़े के ऊपर उन्होंने वो ज़ेवरात पहने। तो उन ख़ास मौक़े के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि देखो इन ज़ेवरात की तो ज़कात बनती है, ठीक है। और जो औरतें आम तौर पे पहनती थीं, जैसे अब देखें ना, कुछ जो उन्होंने 24 घंटे पहने होते हैं, कुछ जेवर तो ऐसा होता है ना जो औरतों ने 24 घंटे पहना होता है, और एक जेवर वो होता है जो उन्होंने ख़ास मौके पे पहना है। तो जो ख़ास मौके पे पहना है तो वो कंज़ है, मतलब उसने जमा करके रखा हुआ है ना, ज़्यादातर तो उसने अपने उसमें बॉक्स में, ज्वेलरी बॉक्स में रखा हुआ है ना, तो वो कहते हैं उसकी ज़कात दे, वो असल में कंज़ है। जो उसने पहना हुआ है ना वो कंज़ नहीं है। सर ये अइम्मा सलासा ये बात कहते हैं कि उसकी दे, हाँ, क्योंकि किताब में तो यही बस पता चल रहा है कि हाँ, वो आगे चल के उसकी जो
तावील वगैरह जो की जाती है। जैसे आपने मुस्तकिल जितना पहना हुआ है, अब वो औरत जो आई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, उसने तो पहना ही हुआ था, वो तो किसी बॉक्स में किसी में चीज लेके आई थी, या फिर वो खास मौके पे पहना था। नहीं, अब वो बात ठीक है। देखें, कुछ लोगों ने उसको इस तरह से लिया ना, जैसे आप ले रहे हैं कि वो पहना हुआ था उन ख्वातीन ने, कुछ दूसरों ने इस तरह से कर लिया कि जी वो कोई ख़ास मौका होगा। ठीक है, जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैं आपके लिए जीनत इख्तियार कर रही हूँ, तो वो करती ही होंगी ना। ठीक है, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रोज ही ये चक्कर लगाते थे। तो अब ये बात जब हम ये कहते हैं ना होंगी, तो ये हमारी एक ओपिनियन है, ठीक है, होंगी, हम कंफर्म तो नहीं है। दूसरे भी इसी तरह से बात कर रहे होते हैं, ऐसा होता होगा। ठीक सर, इसमें जो हमारी खुलफाए राशिदीन हैं उनके यहाँ क्या तबनी राय है कि क्या वो जी खुलफा का इज्तिहाद रखा है कि वो इस औरत के तमाम ज़कात का। देखिए, सहाबा में बड़ी तादाद में ये बात मिल जाती है कि वो इस्तेमाल शुदा जो ज़ेवरात थे उनमें ज़कात के कायल नहीं थे, बड़ी तादाद, ठीक है, वो बड़ी तादाद में मिल जाते हैं। लेकिन बात ये यहाँ जो इमाम खताबी ने बात की है ना, वो अहम है। वो कहते हैं अज़ाहिरु मिनल किताब, किताब का जो ज़ाहिर है ना, वो ये बता रहा है कि नहीं ज़कात होनी चाहिए। किताब का ज़ाहिर कौन सा? वल्लज़ीन यकनिज़ून ज़हबा वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबील, कंज़ जो है ना, उस पर ज़कात होनी चाहिए। कहते हैं कि वो 7.5 तोले से ज़्यादा भी या कुछ भी पहना हो उस पर भी औरत देगी, और उसने कुछ भी पहना हो उस पर ज़कात नहीं, 7.5 तोले ज़ाहिर बात है, 7.5 तोले। लेकिन बेहतर है, एहतियात इसी मौक़िफ़ में मालूम होती है कि वो उसको ओकेजनली भी अगर पहन रही है ना, तो फिर भी ज़कात उसकी दे, अगर वो 7.5 तोले से ज़्यादा है, क्योंकि वो एक हैंडसम अमाउंट है, हैंडसम अमाउंट। अम्मा आयशा ने जो अंगूठियाँ पहनी होंगी वो ज़ाहिर बात है 7.5 तोले की बनी होंगी, इतना ज़्यादा। यही तो बहस दूसरों ने डिबेट पैदा की है ना, कि उन्होंने कहा जी वो जो अंगूठियाँ थी, ज़ाहिर बात है वो अंगूठियाँ कुछ 52.5 तोले की तो नहीं होंगी। तो यही बातें हैं जो दूसरों ने बातें पैदा की। इसको थोड़ा सा मज़ीद खोले ना, मतलब क्या इसमें क्या बात? देखिए, बात यह है कि वो सल्लु अला नबी है। सर, ये वाकई तो मसला बन गया। मसला तो शुरू से है, कोई मसला नहीं है, बट ठीक है। देखिए सर, बात सुने, इसमें बस वही बात है, एक फतवा होता है, एक तकवा होता है। देखिए, वो जो कंगन भी थे ना, कंगन भी उन्होंने यही बात पैदा की कि कंगन अगर पहने हुए थे तो 7.5 तोले के तो नहीं, 2, 4, 5 तोले के हो जाएंगे। तो ये डिबेट है। लेकिन दूसरी तरफ हो सकता है इतने भारी भी हों, हो सकता है, हो सकता है। बहरहाल ये डिबेट्स हैं, बहरहाल उसमें दोनों तरफ ज़हन चला जाता है। तकिए की क्लास है या फिर सर, आपने जो से बात करें, मैं थोड़ी सी चीज़ मुझे एक समझ आई है, वो ये कि जैसे हम घोड़े की उसको बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि वो जिहाद के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, तो अल्लाह के रसूल ने उसका ताकि इसके ऊपर पहले यानी कि वे वो किया। और अगर हजरत आयशा के पास वो अंगूठियां हैं और उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पॉइंट आउट करके कह रहे हैं कि इस पर आप ज़कात होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ इधर एक ना अप्रोच हमें मिल रही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि एक चीज़ है जो उसका पर्पस एक दुनियावी है, या जो कुछ वो यानी कि वो इंसान के दिल का यानी कि वो एक जिस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलती है या उसकी रग़बत होती है उस चीज़ की तरफ, ये माल वगैरह, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जो है वो कर रहे हैं, यानी कि आराइश और ज़िबाइश के लिए जो है पाक कर रहे हैं। और जबकि उधर जो मामला है उधर आप छूट भी दे रहे हैं, जो घोड़ों वाला जो आप, तो उधर वो तो ऑलरेडी जो है एक फी सबीलिल्लाह मामलात हो रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है, और उधर तादाद भी यानी कि वो सारा, जैसे भाई ने भी ये कहा था कि अगर उनकी तादाद भी ज़्यादा हो वो फी सबीलिल्लाह, यानी कि इधर हमें असल वही वाली बात मुझे तो ये समझ आ रही है कि वो हमें उस अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। सही। दूसरी बात आपकी ओपिनियन क्या है कि जो औरतें जितना भी ज़ेवर पहनती हैं उस पर ज़कात दें या ना?
औरतों को ज़कात देनी चाहिए, जितना भी होगा थोड़ा है ज़्यादा। नहीं जितना नहीं कहा हमने, 7.5 तोले, वो तो बात पहले हो गई ना, वो तो कोई भी नहीं कहता कि 7.5 तोले से कम हो तो ज़कात है, वो तो कोई भी नहीं। मतलब है कि चाहे वो जो आप कह रहे हैं ना कि हर वक्त पहना होता है, वो भी शामिल करना है ना बीच में। हाँ, वो भी शामिल करना है। औरतें कहती हैं अगर कहें हमारे पैसे नहीं, वो उसको तुलवा दे देंगी ना फिर। हाँ, अगर पैसे नहीं है उनके पास तो ज़ाहिर बात है कि वो उसी सोने, या तो उसको कम कर लेना, 7 तोले तक कर लेना। एक तो ये सूरत है कि उसको 7 तोले तक कर लें। खावन के पीछे पड़ जाएंगे दो आप। नहीं खावन के ऊपर देखिए, अगर खावन दे दे तो ये उसका एहसान है, ठीक है, मतलब फ़र्ज़ तो उसके ऊपर नहीं है ना, वो तो जिसका माल है उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो उसने तो उसको दे दिया ना, तो दे दिया, अब उस बेचारे का क्या कसूर, क्या उसकी ज़कात भी दे, ठीक। ज़कात उजरत दूर अल मुअज्जरा, घरों की ज़कात जो आपने उजरत पे दे रखे हों, किराए पे जो मकान दे रखे हों। इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक कहते हैं कि सिर्फ अक़द से जो है वो बंदा उजरत का मुस्तहिक नहीं होता। यानी देखें, एक कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं ना उजरत का, किराया नामा लिखा जाता है ना, ठीक है, उजरत तय होती है, आजकल लिखा भी जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या आप उस उजरत के मालिक बन जाते हैं, या जब आपको वो उजरत मिलती है तब आप उसके मालिक बनते हैं? ये इख्तलाफी मसला है। अब बात समझ रहे हैं इसको, इस नुक्ते को। मिसाल के तौर पे आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, 1 साल के लिए आपने अपना कोई फ्लैट दे दिया, किराया नामा लिखा गया कि जी साल का किराया जो है ना वो आपका, इसका जो है वो फ्लैट का जो है वो 8 लाख है, ठीक है, और ये फ़लाँ ये, ठीक है, इस तरह से होगा, कोई शिकमी किराएदार नहीं रखेगा, फ़लाँ ये वो, जो भी उसकी शराइत होती हैं। तो अब क्या ये 8 लाख के आप मालिक बन गए, या जब आपको 8 लाख मिलेगा तब आप मालिक बनेंगे? तो इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक कहते हैं कि जब मिलेगा तब मालिक बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए जब तक पैसा नहीं आ जाता तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से आपके ऊपर ज़कात नहीं होगी। अब तो खैर एडवांस किराया आ जाता है, लेकिन पहले ये भी होता था कि लोग किराया बाद में देते थे। अब बात समझ रहे, अपने अपने रस्म व रवाज हैं, चीज़ इस्तेमाल कर ली तो फिर ये क्या हर माह जो किराया मिल जाता है हाँ, उसकी तरफ भी आ रहे हैं। सर, इस पर माल तिजारत का इतलाक नहीं होगा, ये जो घर किराए पे देते हैं, किस पे ये माल तिजारत का इतलाक नहीं होगा, यानी कि जो माल तिजारत के माल तिजारत का इतलाक भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि तो फिर पूरे घर पे देनी होगी। सारे इसको माल तिजारत नहीं बनाते। अभी बात हम थोड़ा सा समझ लें कि लोग इसको किस तरह से ले रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसको समझ लें। हनाबिला ये कहते हैं कि सिर्फ अक़द की बुनियाद पे वो मालिक बन जाता है, उसका सिर्फ अक़द की बुनियाद पे वो मालिक बन जाता है। तो इसलिए जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी दिन वो उतने पैसे का मालिक बन गया और उस दिन से साल शुरू हो गया, ठीक है, और साल के बाद इसके ऊपर क्या होगी, ज़कात फ़र्ज़ होगी। अच्छा, इसमें अब एक डिबेट है, वो डिबेट जो है ना वो जो हमारे यहाँ उलमा ने पैदा की है, थोड़ी सी ये बात भी समझ में नहीं आती। देखिए, ये एक साहब सवाल कर रहे हैं, सवाल ये कर रहे हैं कि जी $70,000 का इनका मकान है, ठीक है, $70,000 का मकान है, उसका किराया $150 है, चलें किराया नॉर्मल है। तो ये कह रहे हैं कि जी क्या इसके ऊपर जो है वो ज़कात होगी? तो शेख बिन बाज ने ये फतवा दिया है। देखें, बात यह है कि अगर प्रॉपर्टी, मकान, दुकान या ज़मीन की सूरत में जो भी उसने किराए पर दी है तो इसमें ज़कात नहीं है। प्रॉपर्टी है, दुकान है, ज़मीन है, मकान है, उस पर ज़कात नहीं है। हाँ, उससे हासिल होने वाले किराए पर ज़कात होगी, बशर्ते कि किराए की रकम इस कदर हो जाए जो निसाब को पहुँचती है और उस पर 1 साल भी पूरा हो जाए। अब आप समझ रहे हैं ये बात? एक तो यह है कि वो किराए की रकम निसाब को पहुँचे। निसाब फिर क्या है, चांदी है या सोना है? सोना बना लेते हैं, ठीक है, सोना बना लेते हैं एक वैल्यूएबल। 7.5 तोले सोने के बराबर आपका सालाना किराया हो, ठीक है, सालाना किराया क्या? 7.5 तोले सोने के बराबर। ये तो निसाब हो गया। दूसरा ये कि वो रकम आपके पास साल भर पड़ी भी रहे, किराया तो आप खा जाते हो। ये जो फतवा है ना, इसने भी बड़ी पेचीदियाँ पैदा कर दी हैं। उसकी वजह यह है कि किराया बहुत बड़ी एक बिज़नेस, रियल एस्टेट अब कहाँ पहुँची हुई है। सही बात ये,
लोगों ने मतलब करोड़ों पे जो है वो किराए पे दिए होते हैं, करोड़ों की आमदन होती है। वैसे तो हम बिजनेस एसेट बना के एक छाबड़ी वाले पे ज़कात फ़र्ज़ कर रहे होते हैं कि जी बिज़नेस कर रहा है, और यहाँ हम उस पर ज़कात ही नहीं फ़र्ज़ कर रहे, उसको बिज़नेस कंसिडर ही नहीं कर रहे। तो सर वो कह रहे हैं ना कि अगर साल गुजर जाए और इतना निसाब हो जाए तो अगर करोड़ों अरबों में हो रहा है तो फिर वो तो आ जाएगा ज़कात के रेट। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो मंथली जो है वो 4 लाख किराए से ले रहा है, ठीक है, और 4 लाख वो कंज्यूम कर देता है, ठीक है, सालाना उसको कितना आ रहा है? 3 मिलियन प्लस आ रहा है तकरीबन, ठीक है, 48 लाख, कोई 5 मिलियन आ रहा है, तो वो कहते हैं ज़कात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कंज्यूम कर लिया। लेकिन तिजारत तो है, बिजनेस एसेट है कि नहीं है? वो तो पहले वाली तो वो बन गई ना, जो नॉर्मल कोई भी अमाउंट है जो आपने रखी हुई है और उसके ऊपर आप ज़कात दे रहे हैं, वो तो नॉर्मल उसके ऊपर जो कोई भी अमाउंट है वो भी आपकी उसको आपने रखी हुई है। या आप कह रहे हैं कि जब वो पूरे साल का है उसका चूंकि ज़कात का मत बनती है, इस वजह से वो 1 महीने का भी किराया 1 लाख आया, फिर 1 लाख आया, फिर 1 लाख आया, लेकिन वो टोटल उसका हिसाब बन रहा है तो इसलिए उसने पूरे साल का देना है। ये बात समझ में आती है, मुझे तो यही समझ में आती है। अगर आपका सालाना किराया 7.5 तोले से ज़्यादा है, 7.5 तोले सोने के बराबर है, आजकल 1 तोला सोना कितना होगा? 2 लाख का है, तो 7.5 तोले आप समझ लें एक रफ अमाउंट 15 लाख। सालाना किराया अगर आपको 15 लाख आ रहा है तो भाई एक हैंडसम अमाउंट है, इसकी ज़कात निकालें। यही बात समझ में आती है। भले वो 15 लाख आप कंज्यूम कर देते हैं, वो ये कहते हैं, आम तौर पे फतवा यही है, बल्कि अनाफ के भी यही फतवा है। ये देखें, ये दारुल इफ्ता बिनोरी टाउन का भी फतवा यही है। वो ये कहते हैं कि देखें, अगर मकान किराए पर उठाया तो मकान की कीमत पर ज़कात नहीं है, ये बात तो ठीक है, चलें। इसी तरह अगर किराया साल भर महफूज ना रहता हो, इस्तेमाल में आ जाता हो, तो इस सूरत में इस्तेमाल शुदा किराए पर भी ज़कात लाजिम नहीं होगी। बंदे के अखराजात का क्या है? बंदे लोगों के अखराजात तो करोड़ों में है, सीधी सी बात है। ये कासिम अली शाह साहब एक वीडियो में बता रहे थे कि एक खातून एंकर पर्सन, ये वो भी पुरानी, कोई 10 साल पुरानी वीडियो होगी उसकी, तो कह रहे थे एक एंकर हर वक्त यही कहती थी मुझे कि जी शाह साहब दुआ करें, बस हालात बड़े मारे हैं बड़े। तो मैंने एक दफ़ा पूछ लिया, आप बीबी आपकी तनख्वाह कितनी है? देखा 1 मिलियन प्लस। तुम्हारा गुजारा नहीं होता फिर किसका गुजारा हो? कहने का मकसद ये है कि अब लोगों के अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि लोग महीने में मतलब 2-4 मिलियन आम रूटीन है लोगों की, 2-4 मिलियन खर्च कर देना, ठीक है। तो अब ये है कि ऐसे में अगर हम ये एग्जेम्प्ट कर दें ना, अब लोग तो मिलियंस में कमा रहे होते हैं रेंट से, मिलियंस में कमा रहे हैं मंथली, और मिलियंस में कंज्यूम कर रहे हैं, और हम उनको ज़कात से एग्जेम्प्ट कर दें तो ये गनी लोग हैं जिनको ज़कात से एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, गनी लोग। ये समझ में नहीं आती बात। इसी तरह एक देखिए, किराया ठीक है, अगर किसी का किराया जो है वो कम है, मिसाल के तौर पे आप लाइक 50,000 आ रहा है, 50,000 देखें साल का कितना बन जाएगा? 6 लाख बन जाएगा, ठीक है, वो निसाब को नहीं पहुंचता, आप उसको एग्जेम्प्ट कर दें। निसाब को पहुंच रहा है ना, वो 7.5 तोले की तो प्राइस नहीं करती 6 लाख। अब कम से कम मतलब उसको एक हैंडसम अमाउंट बना दें, वो बात ठीक है, वो समझ में आती है, वो बात समझ में आती है कि आप हर छोटे मोटे किराए पे ज़कात ना लगाएं, ठीक है। लेकिन जो है मतलब 6 लाख किसी ने कंज्यूम कर लिया, यार ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। चलो 12 लाख भी कंज्यूम कर लिया, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन 15 लाख जो है वो एक हैंडसम अमाउंट है, अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो उसमें से वो उसे कुछ निकालना चाहिए। सर अब ये बताएं कि कोई पूछे कि जो घर किराए पे दिया हुआ है, अब इसका क्या करें, इस पर ज़कात देनी है कि नहीं देनी, उसको क्या करें? यही कहना चाहिए कि बेहतर है दे, बेहतर है दे। अगर वो उसका किराया जो है वो सोने के निसाब से, देखें जिसके घर का इतना किराया 15 लाख आ रहा है, मुझे प्रॉपर्टी में क्या होता है 0.5% जो है किराया आपका आता है, 0.5% किराया आता है। मिसाल के तौर पे आपका 1 करोड़ का मकान है ना, तो उसका किराया होगा 50,000 उसका किराया होगा। ये एक आम रियल स्टेट में ये बात चलती है, ठीक है। तो अगर आपका 2 करोड़ का मकान है तो फिर आपका किराया जो है वो तकरीबन कोई 1 लाख होगा। तो अब 2 करोड़ की एक एसेट, एक वैल्यू आपके पास है और वो आपकी ज़रूरत से भी ज़्यादा है। किराए के मकान का मतलब ये कि आपका अपना मकान है। अब 2 करोड़ का एसेट अच्छा खासा एसेट है, ठीक है।
ज़कात होनी चाहिए। वहाँ मकान पे भी नहीं लगा रहे, उसके किराए पे लगा रहे हैं, जो आपको घर बैठे उससे मनफियत आ रही है। उस घर के ऊपर जो उसका इजाफी है उसके ऊपर क्यों एग्जेम्प्ट है? ये प्रॉपर्टी पे क्यों एग्जेम्प्ट है? नहीं, ये बात समझ में नहीं है। देखिए उसका जो ज़ाती घर है ना, ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ है, उस पर तो कोई नहीं है ना ज़कात। जो किराए पे दिया है उसके लिए इजाफी है ना, उसके ऊपर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों उसके ऊपर मुआफ है ज़कात? उस मकान की कीमत पे क्यों ज़कात माफ है? जिस पे जो किराए पे दिया है, जो मकान किराए पे दिया है ना, उसकी कीमत पे क्यों ज़कात नहीं है, मुझे पूछना है। अच्छा, मकान की कीमत पे क्यों नहीं है, प्रॉफिट पे क्यों, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये हम आगे बात करेंगे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे ज़कात नहीं होती, प्रोडक्शन के ऊपर ज़कात होती है। ठीक, हाँ, फैक्ट्री आपकी लगी हुई है तो फैक्ट्री और उसकी मशीनरी पे ज़कात नहीं है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन के ऊपर ज़कात है। मतलब मोटरसाइकिलें बना रहे हैं आप, गाड़ियाँ बना रहे हैं, तो प्रोडक्शन के ऊपर ज़कात है। डॉक्टर साहब, एक घर है, मतलब उसके 2 पोर्शन नीचे फैमिली रहती है, ऊपर वाला पोर्शन उन्होंने किराए पे दिया। तो अब वो घर जो उन्होंने सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि उन्हें खर्चा नहीं चलता, मतलब चाहे तो इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन उसको मीन प्रोडक्शन बना दिया उन्होंने सिर्फ मजबूरी के तहत, तो उसके किराए पर भी ज़कात देंगे। नहीं होगी ना, निसाब तक नहीं जाएगा। ये आप यही बात नहीं, निसाब पे जाता होगा तो वो कोई 2 कनाल का घर होगा, सीधी सी बात है। देखिए 5 महल्ले के मकान का कितना आपको किराया आ जाएगा, 50,000, 60,000, 70,000, ठीक है, तो वो निसाब को नहीं ना पहुंचेगा। लूटमार शुरू कर दिया वो बहुत ज़्यादा। आपने कहा कि मकान जो है ना, मकान पे ज़कात नहीं है, तो अब वो ना मकान जो हमने एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो लिए हुए हैं, तो क्या उसमें भी ज़कात नहीं है? मकान तो वो है ना जो हमने अपने कहते हैं रहाइश के लिए लिया, अपने बच्चों के लिए लिया, तो चलो वो तो समझ लगती है, मगर जो जैसे प्रॉपर्टी। देखिए बहुत ज़्यादा उलझने हैं हमारे यहाँ जो है ना, लोग जब मतलब ज़ाहिर नस की तरफ गए ना, तो लोगों ने कहा कि जी प्रॉपर्टी है आपके पास, मिसाल के तौर पे आपके पास 2 करोड़ का प्लाट पड़ा है, ज़कात नहीं है। अच्छा, वो कैश में हो तो ज़कात है। सर जितने मर्जी प्लाट हो उस पे ज़कात नहीं है। नहीं, मैं नहीं कह रहा। देखिए मैंने पूरा किताब ज़कात पढ़ के अपना एक मौक़िफ़ बनाया, सीधी सी बात है। तो ये जो अनइवन जो फतावा थे ना, मुझे समझ में नहीं आते थे, ठीक है, अनइवन किस्म के जो फतावा थे मुझे समझ में नहीं आते थे। तो जो मुझे समझ में नहीं आते थे, तो फिर जो है जो एक स्पिरिट थी, जो एक रूह थी, उसको सामने रख के मैंने अपना एक मौक़िफ़ बनाया। एक चीज़ समझ में आ रही सर, आपका जो प्लॉट पे ज़कात नहीं चाहिए ना, 2 करोड़ का प्लॉट है। एक बात कर लेंगे सर, देखिए आपने जितनी भी फतावा के ऊपर तनकीद करके फिर अपनी एक राय कायम की है, वो एक रिएक्शनरी राय मालूम होती है। आपको लगता है कि ये चीज़ चूंकि सही नहीं है, मतलब मुझे इस तरह लगता है कि ऐसे नहीं है, तो फिर इसको इस तरह होना चाहिए। ठीक है सर, इस तरह तो फिर इसकी हद नहीं है ना, इसकी कैद कहाँ करेंगे? फिर मेरे घर में अगर मेरे बहन भाई नमाज नहीं पढ़ते, तो मैं फिर ये शुरू कर दूँगी यार 5 नहीं पढ़ते ना, तो लिहाजा 2 करते थे, चलो 2 तो पढ़ने शुरू करें, 2 फर्ज हैं, इन पे 3 छोड़ देते हैं। अच्छा, अब मसला ये है, हाँ नहीं, अब मसला ये है, मसला अब इस पे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो दूसरे लोग हैं, जैसे अभी हमने कहा इमाम अबू हनीफा की राय है, अम्मा सलासा की है, तो हम ये कहेंगे उनकी रिएक्शनरी राय है? तो फिर इख्तिलाफ को कभी हम ये नहीं कह सकते कि वो एक रिएक्शनरी राय है, ठीक है? नहीं, ज़ाहिर बात है, पहले एक राय आई थी ना, दूसरी उसके जवाब में ही तो आई है। आप नहीं समझ रहे बात? इमाम अबू हनीफा पहले ही थे, तो उसके जवाब में तो उन्होंने रिएक्शन में तो दी है, रद्द करके ही तो दी है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक अमल है, एक इल्मी प्रोसेस है, इसने चलना है, इसी तरह से चलना है। और ये नहीं है कि मैं अगर कह रहा हूँ तो दुनिया में मैं अकेला हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है? बहुत सी उलमा की बहुत सारी आरा हैं। गामदी साहब को देखें, वो कहते हैं तनख्वाहों के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अच्छा, गामदी साहब नहीं कहते, शेख करज़ावी को देख ले, बेसिकली उन्होंने तो शेख करज़ावी से ली है। शेख करज़ावी का PhD में थीसिस है फ़िक़्ह ज़कात, वो कहते हैं हैंडसम सैलरीज़ के ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ है। हैंडसम सैलरी मीन मतलब जिसकी 6 फिगर्स में है, ठीक है? अब 6 फिगर मतलब लाखों में जिसकी तनख्वाह, वो क्यों कहते हैं? वो कहते हैं बेसिकली ये जो है ना सैलरी, ये बेसिकली खेती है, सारा क्यास चल रहा है, सीधी सी बात है। मैंने आपको बताया कि अगर आप क्यास नहीं चलाते तो माल तिजारत पे ज़कात साबित करना मुश्किल हो जाता है। रवायतों के ऊपर इतनी बातें मौजूद हैं, ज़कात सारी उड़ जाएगी। हाँ सही कह रहा हूँ, सारी ज़कात उड़ जाएगी, किसी का कोई मसला साबित नहीं होगा। तो वो जो उन्होंने जिन्होंने साबित कर रखे हैं ना, देखें वो भी तो कहीं पे यही काम कर रहे हैं ना। ज़कात और नकदैन को जो मिला रहे हैं, तो कहाँ से दलील लेके आएंगे कि 2 नकदियों को मिला दें, सोना चांदी को? कहाँ से दलील लेके आएंगे? सारा क्यास ही चला रहे हैं, इज्तिहादी चला रहे हैं, ठीक है? तो किराए के मकान पे ज़कात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो क्या चल रहा है सारा, ठीक है? अब देखें, है तो ये भी खेती,
भाई एक एग्रीकल्चरल ज़मीन है, प्रोडक्शन मिली आपको, 10% दिया, ठीक है। यहाँ कुछ लोग 10% के कायल हैं किराए में। अब आप समझ रहे हैं क्यों? वो कह रहे हैं ये खेती है, ज़मीन है ना, एग्रीकल्चर मकासद के लिए इस्तेमाल हो गई, या ज़मीन जो है वो आपने रेंट पे दे दी, ऐसे ही है। बात समझ रहे हैं ना? तो ज़मीन जब आती है इतनी बड़ी, ये रेंट तो उस तरह नहीं होता ना। ज़मीन जब आपने ज़मीन से फ़ायदा हासिल करना, उन्होंने कहा असल मकसद क्या है, ज़मीन से फ़ायदा आपको हासिल हो रहा है। आपने एक दाना ज़मीन को दिया, ज़मीन ने आपको क्या दिए, आगे से 700 दाने दिए, मतलब अल्लाह ने दिए, ठीक है। उसमें से अल्लाह ने कहा कि आप उशर निकालें। यहाँ पे चूँकि वो बाद लोगों ने तो उशर वाजिब किया, बाद ने कहा कि नहीं उशर ना करें, आप 2.5% कर लें, ठीक है। तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ एंगल से उसको देखा है, सोचा है। सैलरी पे वो कहते हैं कि ये भी खेती है, ये क्या खेती है? तो ये खेत इंसान जाके है, मजदूरी कर रहा है सर, और आपको क्या वेजेस मिल रहे हैं? ये एक राय है कि ये वेजेस, डेली वेजेस हैं, डेली वेजेस हैं जो महीने के एंड पे आपको मिल जाती है तनख्वाह, जितने दिन आपने काम किया होता है। और कुछ इसको कहते हैं कि ये इंसान की जो कमाई है ना, जैसे इंसान वहाँ पे अमल करता है, जैसे किसान जो है वो अमल कर रहा है खेती में, ठीक है, और उस अमल के मेहनत के नतीजे में उसको खेती मिल रही है, ठीक है। ज़मीन उसकी अपनी होती है, मैं नहीं कह रहा कि आप जो है वो सैलरीज के ऊपर जो है वो कोई ज़कात निकालें, ठीक है। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि दें, हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों की राय है, ठीक है। सैलरीज पे भी करेंगे क्योंकि आपकी जितनी बड़ी सैलरी आ रही है, आप कंज्यूम अगर करते हैं, बात तो दोनों इक्वल नहीं है। आपको या ज़कात देनी चाहिए कि आप ये सोच लें कि हम जो सेव्ड है, जो हम यूज़ नहीं करें, कंज्यूम नहीं करें। अगर आपकी बहुत बड़ी सैलरी है लेकिन आप वो मुसलसल कंज्यूम कर रहे हैं, तो रेंट वाली बात ही नहीं आ जाती कि आप उस पर भी देना। नहीं देखिए, असल में रेंट में ना मुझे ये बात समझ में आती है कि वो एक बिज़नेस एसेट है, यानी आपका मकान एक बिज़नेस एसेट है, और बिज़नेस एसेट पे ज़कात देनी चाहिए। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है, ठीक है। हाँ, जहाँ तक बात है सैलरी की, तो सैलरी बेसिकली उजरत है, वो बिज़नेस नहीं है। और उजरत के बारे में यही है कि उजरत अगर इस्तेमाल हो जाए तो ठीक है, इस्तेमाल ना हो, यानी आपके अमल की जो उजरत होती है, जिसे हम सर्विसेज कहते हैं ना, तो सैलरी बेसिकली क्या है, सर्विसेज है। आप सर्विसेज फराम करके उसके अगेंस्ट जो है वो कुछ मतलब अपना वापस लेते हैं, तो उसमें फिर अगर कुछ बच गया, साल तक पड़ा रहा, तो उस पर ज़कात है, वरना वो नहीं है। जब जाएगी भी तो देनी है ना, इसमें मतलब की बात नहीं तो नहीं है। किसमें? सैलरी में अगर किसी के पैसे बचते हैं और वो साल तक पहुंचते हैं, वो तो हाँ, देनी वो तो देनी है, मतलब नई बात तो नहीं। हाँ, नई बात। लेकिन जिन लोगों ने उसको खेती के साथ, खेती के साथ किस तरह कंपेयर, मतलब वो ये कहते हैं ना कि जी ये जो आपकी सैलरी है ना, ये गोया कि आप खेती है जो हर महीने आप काटते हैं, यानी 12 महीनों में आपने 12 दफ़ा फसल काटी है, ठीक है, आपके अमल की ये खेती है। सर दरअसल वो खुद नौकरी नहीं ना कर रहे होते, इसलिए उनको पता नहीं होता जी क्या सर खुद नौकरी नहीं ना कर रहे होते, ना तनख्वाहें ले रहे होते, उनको पता नहीं होता कि तनख्वाह में कितनी मुश्किल से गुजारा होता है। जिसके 4 बच्चे हों, बेशक उसकी 3 लाख तनख्वाह हो, वो कैसे उनकी फीसें देता है, कैसे वो क्या करता है। जी आप अपनी राय दे दें कि तनख्वाह पे ज़कात देनी चाहिए, आपकी क्या राय? नहीं, तनख्वाह पे ज़कात नहीं होनी चाहिए। हाँ देखें, अगर तो हैंडसम सैलरी होती है ना बाद लोगों की, जैसे अब 60-70 लाख भी तनख्वाह होती है, बल्कि ये गूगल में देखें, कुछ लोग जो काम करते हैं $मिलियन में तनख्वाहें होती हैं इनकी, तो उतना वो फिर कंज्यूम नहीं करते, वो वैसे ही सेविंग हो जाती है। जब सेविंग हो जाती है ना, तो साल के बाद उसके ऊपर ज़कात हो जाएगी। सर क्यास के बारे में बता दें, क्यास कौन कर सकता है? आपने बताया कि नस से जब कोई चीज़ नहीं मिलती, और वो जिसका उसूल फ़िक़्ह अच्छा हो और जिसकी अरबी अच्छी हो, ठीक है, वो उसकी फिर शराइत मतलब अच्छा हो, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मुज्तहिद की शराइत क्या है उसमें हम पढ़ेंगे। ज़कात से रिलेटेड ज़कात जो है वो उसूली तौर पे तो जो भी आपकी हुकूमत है, इस्लामिक हुकूमत है, तो उसके ऊपर उसको देना फ़र्ज़ है या उसको लेना फ़र्ज़ है। तो हम जो हमारे टैक्सेस कटते हैं, क्या वो टैक्स नहीं, टैक्स को हम ज़कात में कंसिडर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ज़कात की मद्दात अपनी है, जहाँ ज़कात को खर्च होना चाहिए, और टैक्स की मद्दात अपनी है, जहाँ टैक्स को खर्च होना चाहिए। अमेरिका वगैरह वालों ने ना ये बातें
बातें भी निकाली हुई हैं कि हमारे टैक्स इतने कटते हैं तो हम पे ज़कात नहीं, जबकि मैं कहती हूँ कि ये बिल्कुल तुम लोगों की गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें ज़कात है। चलें जी, सल्लु अला नबी। अभी आपने एक बात की कि जो मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी होती है ना, जो सोर्स ऑफ इनकम है, उनके ऊपर ज़कात नहीं है, ठीक है। फिर साथ ही आपने ये कहा कि वो लोग जो यानी रियल एस्टेट का काम करते हैं लेकिन उनके पास करोड़ों की ज़मीनें पड़ी हैं, हालांकि खरीदी बेशक उन्होंने इसलिए थी ताकि आगे बेच के प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन जो कि हमने कहा करोड़ों की ज़मीनें हैं तो उस पर क्यों ज़कात ना दी। सर उसूल तो यही कहता है कि चाहे वो अरबों की ज़मीन है लेकिन जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए खरीदी गई है, अगर जिस साल तक के लिए नहीं बिकी, मैंने डील पूरी नहीं हो सकी, तो मैं फिर क्यों सर हकदार हुआ ज़कात देगा। अलग तकरीर की बात अलग, उसूल की बात कर रहा हूँ, उसूल के मुताबिक तो बेशक आगे आएगी ना बात इंशाल्लाह। इसीलिए मैंने वो सवाल किया था रिएक्शन वाला क्या आगे अगला हमारा जो टॉपिक है ना, देखें बात अभी तो हमारा टॉपिक शुरू ही नहीं ना हुआ, जिसके बारे में आज इतने सवालात हमने कर लिए। ये देखें ज़कात व तिजारा, ये तो अब आ रहा है। हम अगर क्लास में ये ऐलान कर देंगे आधे घंटे जो आपके पास 30 मिनट से उसमें सवाल जवाब करेंगे तो हमारा टाइम ज़ाया नहीं होगा। ये इसमें बहुत से मसाइल ऐसे थे जिनका हमें जवाब मिल जाता, आधे सवाल ऐसे थे। हाँ, असल में थोड़ा सा ये बात ठीक है कि हौसला रखें। हाँ, ये अभी देखें ज़कात व तिजारत के ज़कात अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत सारे सवालात जो साहिबी किताब है ना, जिसने किताब लिखी है उसने कोशिश की है कि सारे जो उसके डायमेंशंस हैं वो कवर हो जाएं, लेकिन फिर भी अगर कोई रह जाती है तो आखिर में हम सवाल कर लें। तो बहुत दरमियान में अगर क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर देंगे ना तो उसमें वो फिर हम बहुत ब्रेक्स लग जाएंगी हमारी। वो जो अभी सुबह कह रहे थे ना कितने दिनों में पढ़ेंगे, ये मुझसे पूछ रहे थे किताब ज़कात कितने दिनों में पढ़ेंगे। मैंने कहा ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि कितने दिनों में आप पढ़ने देंगे। हाँ, कितने दिनों में आप लोग पढ़ने देंगे, ठीक। आधे सवाल सर पहली बार मैं दिन नहीं पूछूंगा, मैं साल एक घंटा सवाल जवाब को हम साथ साथ सवाल लिखते हैं। सवाल लिख लिया, सवाल लिख लिया करें क्योंकि किताब में बहुत सारे सवालात आ जाते हैं, उनका जवाब भी आ जाता है। सबको कह देना कि कोई सवाल ना पूछो। नहीं, ये भी नहीं इतनी फरमाते ना कि क्या तुम चाहते हो कि जिस तरह मूसा सवाल किए गए उसी तरह तुम सवाल करो, फिर सर सब डर जाएंगे। नहीं, इतना डराना भी नहीं है कि लोग दौड़ जाएं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो ये चाह रहे थे कि हम इसके साथ मदरसे के भी पेपर दें और वफाक के भी पेपर दें। तो इंशाअल्लाह से फिर मैंने बात की है, हमारा जो अपना मदरसा है ना मरकज़ अल-बैतुल अतीक, आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, अच्छा, बस ठीक हो गया। तो ये जो वलेंशिया टाउन में ये जो कैंसर हॉस्पिटल से रावन रोड की तरफ जो लिंक रोड जाता है, तो वहाँ मैंने बात की है। वो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं डॉक्टर हाफिज़ हमज़ा मदनी साहब, तो वही वहाँ पे मुदीर हैं, प्रिंसिपल हैं। तो उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, शाबान में पेपर्स होते हैं उनके मदरसे के। तो अभी जो है वो दूसरी क्लास के फिर आप पेपर देंगे, ठीक है। यानी अभी आपके पास 1 साल है तो वहाँ आप दूसरी क्लास के, मतलब वहाँ 2-2 साल के एतबार से मदरसे में निज़ाम चलता है, ये बात जहन में होनी चाहिए। सानविया आमा होता है, सानविया आमा मैट्रिक को कहते हैं, फिर सानविया खासा होता है, ये हायर सेकेंडरी यानी FA को कहते हैं, फिर आलिया होता है, ये BA को कहते हैं, और फिर आलमिया होता है, मास्टर्स को कहते हैं। तो आपने 1 साल बाद जो है वो आमा के पेपर देने, यानी वहाँ का जो मैट्रिक है, ठीक है, मदरसे का। तो मदरसे की जो सनद है ना, ख़ास तौर पे जो उनकी खासा की सनद है यानी इंटरमीडिएट की, तो उसकी बुनियाद पे फिर मदीना यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। बहुत सारे हमारे यहाँ से स्टूडेंट गए, मदीना से पढ़ के आए, ठीक है। तो नहीं, मदीना में तालबात का नहीं है, हाँ उम्मुल कुरा में तालबात का है। सर वो भी मदीना में है ना उम्मुल कुरा? नहीं, वो मक्का में। हाँ, नहीं, महरम के साथ जा सकती हैं। महरम के साथ सर उधर हॉस्टल नहीं है? सऊदी अरब के निज़ाम तालीम में ये है कि अगर आपका वहाँ पे भाई पढ़ रहा है मिसाल के तौर पे, या कोई और महरम रिश्तेदार पढ़ रहा है, तो फिर उसकी सिस्टर चली जाए या उसका कोई महरम रिश्तेदार, तो वो वहाँ पे पढ़ते रहें, तो वो फिर उसको वो अलाउ कर देते हैं। लेकिन अकेली कोई ख़ातून यहाँ से सफ़र करें और वहाँ जाके, तो दूसरा सऊदी अरब के निज़ाम तालीम में ये है कि सब स्कॉलरशिप पे होता है, और उस स्कॉलरशिप में इतना वजीफ़ा आपको दे देते हैं कि आप आराम से अपना गुज़र बसर कर सकते हैं, ठीक है। सर वो 1 साल तक MBS कर देगा अकेली का, जैसे उसने हज कर दिया ना सर, वो भी कर देगा। हाँ, ठीक। हाँ, काफ़ी ज़्यादा अब नरमी पैदा हो रही है, तो खैर। तो एक ये है कि एक तो आप मदरसा की जो है वो जो 4 साल की जो सनद है
है वो आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं कि आपके पास वो सनद हो तो आपको एडमिशन भी मिले। मतलब वो तो ज़ाहिर बात है, डिपेंड करता है ना, केस टू केस वेरी करता है। तो मदीना यूनिवर्सिटी में अगर आपने पढ़ना है तो उसका ज़्यादा निस्बतन आसान तरीका ये होता है कि आपके पास अगर इंटरमीडिएट की भी सनद है तो ये ज़्यादा आपको सपोर्ट करती है, ठीक है, आपकी मदरसे की सनद को। यानी दोनों है ना, आपका दुनिया का भी बैकग्राउंड है और वो लोग इसको प्रेफर करते हैं। और हिफ्स वगैरह हो तो वहाँ आप अगर चले जाएँ ना, उम्रा के लिए अगर चले जाएँ और मदीना यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाएँ और वहाँ पे कोई मेल मुलाकात भी कर लें, तो पुराने हमारे तलबा यही करते थे कि उम्रा करते थे और वहाँ चले जाते थे और वहाँ जाके कोई टेस्ट इंटरव्यू भी दे आते थे, ठीक है। तो बाद में उनकी सिलेक्शन हो जाती थी, यानी अप्लाई करने के बाद। तो अब पता नहीं ये सिस्टम और है कि नहीं है, लेकिन पहले तो ये चलता था इस तरह से। सर जो बैतुल अतीक से जो लड़कियां भी सर होती हैं ना, वहाँ तो सर लोग गई हैं वहाँ से कोई उम्मुल कुरा में? नहीं, यहाँ से लड़कियों का नहीं निज़ाम, लड़कियों का निज़ाम नहीं है। लेकिन यह है कि यहाँ की अक्सर फैकल्टी जो है, जो यहाँ बैतुल अतीक में असातिज़ा पढ़ाने वाले हैं, वो सारे वहाँ की पढ़ी हुई हैं, मदीना यूनिवर्सिटी के, वहाँ से पढ़ के आए। और दूसरा जो है वो वफाक का इम्तिहान अलहदा से होता है। वफाक जो है वो बेसिकली जैसे हमारे यहाँ बोर्ड का कॉन्सेप्ट है ना, तो लाहौर बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है, तो इसी तरह 5 बोर्ड्स बने हुए हैं। एक अहले तशय्युअ का है, एक बरेलवी स्कूल ऑफ थाट का है, एक देवबंद स्कूल ऑफ थाट का है, एक अहले हदीस का है और एक जमात इस्लामी वालों का है। 5 बोर्ड। तो वो फिर बोर्ड का इम्तिहान अगर आप दें तो वो HEC फिर उसकी इक्विवेलेंस आपको दे देती है। तो वो भी 2-2 साल के वक्फे से होता है, ठीक है। तो अभी आप यानी दूसरी क्लास का इम्तिहान, सानविया आमा का इम्तिहान आप दे सकते हैं। ये सिर्फ आप लड़कों के लिए बातें बता रहे हैं या लड़कियों के लिए? नहीं, लड़कियां भी चूँकि बोर्ड के तहत इम्तिहान दे सकती हैं, ठीक है, वो भी दे सकती हैं। और उनके यहाँ लड़कियों का भी मदरसा चल रहा है, बैतुल अतीक की एक शाख जो है ना वो लड़कियों की भी है ना, तो वो भी वहाँ से इम्तिहान दे सकती हैं और वो भी वहाँ से सनद वगैरह ले सकती हैं। लेकिन असल बात फिर वही है कि असल चीज़ है सलाहियत, बस सलाहियत पैदा करें। ये सनदें वगैरह आप कोई मैटर नहीं रखती। सही बात मैं आपको बताऊं, इतना बच्चा आ रहा है आप सऊदी अरब से पढ़ के, मदीना से पढ़ के, लेकिन ये है कि सलाहियत बहुत कम लोगों में है, सलाहियत बहुत कम लोगों में। ये ऐसे ही है, बहुत से लोग जैसे यूरोप से डिग्रियां वगैरह लेके आ गए, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ गए, लेकिन अगर आपके अंदर सलाहियत नहीं है, आप बाहर का ठप्पा लगवाएं, क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क। सर पाकिस्तान में आपके हिसाब से सबसे अच्छा इदारा कौन सा है अरबी यानी कि दीनी हवाले से, यानी कि जो बहुत अच्छी वो करवाता हो इस सारे? नहीं, किस सवाल से? अरबी ज़ुबान के एतबार से? जी, ये दीन को समझने के मदरसा क्या है ना, मदरसा मुख्तलिफ मदारिस हैं, देखिए हर एक की अपनी 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 कंट्रीब्यूशन है, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट की हैं। तो अब जैसे अगर देवबंद में जाएं तो उनका बैतुस्सलाम अच्छा है, ठीक है, दारुल उलूम उनका अच्छा है, ठीक है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का, ठीक है, जामअतुर रशीद भी अच्छा है। तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। अहले हदीस के पास मतलब ज़्यादा बड़े उस लेवल के मदारिस नहीं है, लेकिन इनके यहाँ भी अच्छे हैं। जामिया सल्फिया फैसलाबाद है, बहुत अच्छा मदरसा है। यहाँ हमारे यहाँ ये मरकज़ अल बैतुल अतीक है रहमानिया के नाम से, बहुत अच्छा, बहुत पुराना इदारा है। तो और कराची में जामिया अबी बकर है, अच्छा इदारा है। तो इसी तरह जो है मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अपने अपने हैं, सेटअप्स हैं। अहले हदीस उससे पढ़े हों जो आपने सर्टिफिकेशन बोली है, क्या इसको बोलते हैं? वफाकुल मदारिस। वफाकुल मदारिस जो अहले हदीस वाला है, जब वो अगर मिसाल के तौर पे पेपर देना चाहे देवबंद के उसमें भी वफाकुल मदारिस में, तो कोई एग्जाम्पशन मिल जाती है पेपर से? नहीं मिलती। ये बात ज़हन में रखें कि निसाब जो है ना बहुत फ़र्क है। हाँ, सलफ़ी मदारिस का निसाब बहुत डिफरेंट है, हनफी मदारिस का निसाब बहुत डिफरेंट है। कहीं मिलता भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन इख्तलाफ है, अच्छा खासा जो है वो इख्तलाफ है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप सलफ़ी निसाब पढ़ के आप देवबंद के निसाब पास कर सकें इम्तिहान, या देवबंद का निसाब पढ़ के आप सलफ़ी निसाब पास कर सकें। जैसे मिसाल के तौर पे सलफ़ी जो है ना वहाँ कंपैरेटिव फ़िक़्ह पढ़ाते हैं, क्योंकि वो किसी फ़िक़्ह को उस तरह से ऑन नहीं करते, तो वो कहते हैं सारी जो है वो फ़िक़्ह बस आप पढ़ा दो,
ठीक है। तो हनफी चूँकि एक फ़िक़्ह को ऑन करते हैं तो वो फिर वो असल में वही फिर घोट के पढ़ाते हैं, ठीक है। जमात इस्लामी जो है ना, उनका ज़्यादा निसाब हनफी मदारिस वाला ही है, वही निसाब है, लेकिन उन्होंने उसमें कुछ तहरीकियत दाखिल कर दी है, मौलाना मदूदी अलैहि रहमा की किताबें वगैरह और ये चीज़ें। फ़िक़्ह में वो हनफी फ़िक़्ह ही पढ़ते हैं, कंपैरेटिव नहीं, इतना रुझान नहीं। सर आप कह रहे हैं कि दूसरी जमात के इम्तिहान हम दे सकेंगे, पहली वाले की क्या होगा, पहले एग्जाम में आप समझा नहीं? देखिए वफाक का तो इम्तिहान होता ही, जैसे हमारे यहाँ बोर्ड का इम्तिहान ना मैट्रिक का होता है, अब खैर 9th का भी शुरू हो गया, लेकिन वहाँ पे होता ही 2 साल बाद है। आप बात समझ रहे? यानी वो पहले एग्जाम्स होंगे उधर के हम देंगे, वो मदरसे के पेपर हैं पहले साल के, ठीक है। तो असल में पेपर तो 2nd ईयर का है ना, ठीक है। फिर 3rd ईयर का मदरसे वाले अपने तौर पे ले लेते हैं, तो असल में एग्ज़ाम 4th ईयर का है, यानी 2nd और फिर 4th फिर 6th और 8th ईयर का। सर कई लिस्ट पे बता दें कि जो अभी एग्जाम आ रहा है अगले शवाब में आप बताया ना, शाबान में, उसके क्या सिलेबस है और क्या सब्जेक्ट्स हैं? हाँ वो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूँगा, सिलेबस शेयर कर। आपने कहा कि सलाहियत पैदा करें, तो एज अ स्टूडेंट जैसे हमारी ये एज है, तो हम अपने अंदर ऐसी सलाहियत पैदा करने के लिए क्या कर सकते हैं? यानी कि हम अपने गुफ्तार को अच्छा बना सकते हैं या फिर हम अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? यार देखिए 2 चीज़ें ना बड़ी अहम है, 2 चीज़ें बहुत अहम है। अगर तो आप अपनी इल्मी सलाहियत बेहतर करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए जो है वो पढ़ाना शुरू करें। चीज़ें जो है वो इंसान के ऊपर पढ़ा के खुलती हैं, ये अभी से ज़हन में रखें कि मैंने पढ़ाना है। अगर किसी चीज़ में आप जो है वो पुख्तगी पैदा करना चाहते हैं ना, जब तक आपने वो चीज़ पढ़ाई नहीं, आप में पुख्तगी नहीं आती, ठीक है। नहीं मतलब अपने किसी स्टूडेंट को पकड़ लें ना, हाँ क्लास फेलो को पकड़ लें, ठीक है। हाँ तो ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन ही बंदा जो है वो मिंबर पे खड़ा हो जाए, हाँ ये तो ठीक नहीं है ना। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, एक तो ये, और दूसरी चीज़ जो है ना, इसकी कमी तो हर जगह है। अब वो चीज़ आप यूँ समझें कि जैसे ख़त्म हो गई है, मिट गई है, मजहबी तबक़ात में या हमारे मदारिस के निज़ाम में हर जगह ही मिट गई है। और वो ये है कि जो अमल है ना, या जो तरबियत का पहलू है, बहुत फुकदान है, बहुत ज़्यादा फुकदान है। बच्चे बुखारी की क्लास में बैठे हैं, पीछे मोबाइल खोल के बैठे हैं, यानी वो शेखुल हदीस साहब दर से बुखारी हो रहा है, वो पीछे मोबाइल खोल के बैठे हैं, फेसबुक चल रही है, यूट्यूब चल रही है, ये सूरत हाल है, ठीक है। अब देखिए ना, वो भी एक इतना बड़ा हाल है और इतने ज़ईफ़ हैं, उनको नज़र ही नहीं आता कि वो पीछे 500 बच्चों के पीछे वो बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो असल बात यही है कि फुकदान बहुत ज़्यादा हो गया, और दूसरा ये कि मदारिस के पूरे निज़ाम में वो तरबियत निकल गई है। अदब जो है ना वो बिल्कुल माइनस हो गया, अदब तो एक रस्मी तौर पे मौजूद है, रस्मी तौर पे मौजूद है, लेकिन जिसे हम कहते हैं ना एटिकेट्स और उठना बैठना, और एक मिसाल के तौर पे देखें, हमारे एक दोस्त थे, तो हम लोगों का ज़रा तबलीगी ज़हन होता था, तबलीग में भी हमने वक़्त लगाया, तो हम तो बस हर जहाँ भी होते थे बस हिलाते जुलाते रहते थे लोगों को। तो एक मदरसे में शेखुल हदीस साहब को हमने आमादा किया, हमने कहा जी नहीं, ये स्टूडेंट्स को भेजा करें बाहर, ये सारा दिन यहाँ पढ़ते हैं, मतलब 8 साल यहाँ पढ़ते रहेंगे, महल्ले में कोई बंदा मस्जिद में मदरसे में नमाज के लिए नहीं आता, क्या फ़ायदा इनका 8 साल पढ़ने का। मतलब बाहर जाके लोगों को बताएं, दीन बताएं, कम से कम महल्ले वालों को तो बताएं ना, वो इस पर एग्री ना हो। तो वो बहस हो गई, हमने कहा जी यहाँ मदरसे के सामने ना जो रेडी लगाता है ना, अगर उसको कलमा आ गया तो ठीक है, आपका स्टूडेंट बाहर नहीं जाएगा, और यहाँ मदरसे के सामने रोज़ाना जो फल की रेडी लगाता है ना, अगर उसे कलमा नहीं आता तो आपके स्टूडेंट बाहर जाएंगे और ये काम करेंगे। तो वो शेखुल हदीस साहब ने कहा कोई मसला ही कोई नहीं, उन्होंने जब कलमा सुना उसे कलमा ही नहीं आया। तो वो मदरसे के सामने सालों से रेडी लगा रहा है, उस तक आपका दीन नहीं पहुँचा, तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब तरबियत और ये जो अमली फुकदान है बहुत ज़्यादा है, लगन नहीं रही वो बहुत है। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि हम बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पे इसको थोड़ा सा शुरू करेंगे, ये सब्जेक्ट अमल बिल कुरान वल हदीस, ठीक है। हाँ, ये अमल बिल कुरान वल हदीस जो है ना, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, हम एक आयत या एक हदीस लेंगे और हम उसको यूँ लेंगे कि जी बस हफ्ते में हमने इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हाँ, घर से आप प्रैक्टिस करके आएँ और आपने अगले हफ्ते रिपोर्ट करनी है कि आपने इसको कितना प्रैक्टिस किया,
सर वो पापा जान यूनिवर्सिटीज में वो ये बहुत ज़रूरी है। तो असल में तो दीनी जितना भी नॉलेज है ना, उसका मकसद यही था, मकसद अमल था। अब वो अमल तो दरमियान में से निकल गया, खाली खुली बहसें रह गई हैं। वो लोग उसको इतनी दिलचस्पी से कर रहे होते हैं, 4 घंटे 5 घंटे, अमल कख नहीं है। सही बात ये, उसकी वजह ये है कि उन्होंने इसको फोकस ही नहीं किया ना। उन्होंने ये समझ लिया कि असल में इल्म ही है, और इल्म से तरबियत खुद ही हो जाती है। ऐसा नहीं होता सर। वो एक ये भी बात है ना कि बच्चे जब देखेंगे नहीं अमल तो फिर अमल कैसे करेंगे? टीचर शुड बी आइडियल टीचर ही ये बात भी है, लेकिन उसके लिए ना मुरब्बी जो है ना, मेंटोर जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल एक डिफरेंट शख्सियत होती है। वो टीचर की तरह नहीं चलता कि जी उसके अंदर मैंने चीज़ें उंडेलनी हैं बस, अब बस इसको याद करो, मेमोराइज़ करो, हैं 2 और 2 4 की तरह, और वो रोब जमा सके। अच्छा कुरान में ये आयत है, फ़लाँ हदीस में है, तुम्हें पता है, तुम्हें नहीं पता, मैंने ये किताब पढ़ी, तुमने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, बस वो बस इन्हीं चक्रों में पड़े हुए। लेकिन अमल बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, एटिकेट्स बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, और इसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे हैं। एक एक चीज़ सिखाने वाली। वाशरूम की दीवारों पे जाके देख लें, सीधी सी बात ये है, मदरसे की वाशरूम की दीवारें, वो तालिब इल्मों ने लिखा होता है जो कुछ वहाँ पे होता है, ठीक है, हकीमाना बातें लिखी। ये भी है ना कि हम पढ़ाते बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से अमल करना वो मुश्किल हो जाता है। कम पढ़ाएं और जिस तरह स्कूल में है ना, स्कूल कॉलेज में एक सिलेबस है, उसको कवर करना, एग्जाम होने, पास होना, फेल होना, वैसे ही चल गया, एक रस्म बन गई। लेकिन जो एक्चुअली इसकी रूह वही बात आती है कि जो मतलब स्टूडेंट देख के टीचर को इंस्पायर हो और फिर उसकी तरह अमल करना चाहे, उसकी तरह बनना चाहे, ये बात है ये सिरे से। देखिए ना, सूडान के गालिबन एक ख़तीब थे, तो वो एक दफ़ा जुमे का खुतबा देने के लिए बैठे, तो वहाँ उस इलाके में कहत पड़ा हुआ था। कहने लगे यार 1000 मेरे जुमे के खुतबे सुनने से बेहतर है एक भूखे को खाना खिला दे। नीचे उतरे, अल्लाह अकबर, नमाज़ पढ़े। यार नसीहत अगर चाहते हो तो इतनी काफ़ी है बस। अब मैं तुम्हें क्या 1 घंटे का खुतबा दूँ, भूखे का खाना खिला, काफ़ी है बस एक जुमले में। यानी 1000 जुमे के खुतबे सुनने से बेहतर है मेरे जो मैं यहाँ 1-1 घंटे की दूँ, बाहर जाके एक भूखे को खाना खिला दे। वो नहीं करना तो कोई फ़ायदा नहीं। और हमारे यहाँ हो यही रहा है, खुतबात क्रेडिट आवर्स पूरे हो रहे हैं, क्रेडिट आवर्स पूरे। ये बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है, बहुत बड़ा अलमिया। सर ये मस्जिद बैतुल अतीक में ना सर ईद की नमाज एक तो सुन्नत तरीके से पढ़ाते हैं ना, वो उसके साथ 12 तकबीरात के साथ, और सर फिर ना बहुत छोटा सा ईद का जैसे जैसे सुन्नत में नहीं आता, और सर सूरतें भी वही सब्बी इसमें रब्बिकल आला और अल-गाशिया। मैं सर कितने सालों से यहाँ नमाज पढ़ी हूँ, ऐसे ही होता है। जी जी सर वैसे ये जो बहुत अहम मतलब आपने बात की है कि ये आपके हमारे हम जो आपके स्टूडेंट हैं, आप हमें जो आप कह रहे हैं ना सलाहियत पैदा करें, इदारा ये भी तो मैटर नहीं होती है, तो हमारे अंदर ये भी एक ऑब्जेक्टिव आप मतलब कोर्स में ऐड करें कि हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा हो कि हम मदरसे की जो इतना अच्छा कॉन्टेंट वो पढ़ रहे हैं उनको हम ट्रेन करें कि भाई ये इस तरह करो, आप दुनिया इधर जा रही है और ये आप जो है ना वो इस तरह इल्म को हासिल करो, इसको आप आगे प्रोपोगेट भी कर सको। आपने ताकि ना रखोगे, आपने पढ़ लिया है और छोटी मस्जिद कहीं ढूंढ ली और वहाँ करना है। हाँ नहीं ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों की तरबियत बहुत ज़रूरी है। देखिए वाशरूम साफ़ नहीं होते, मुझे बताएं, अब ये चीज़ें सिखाने वाली हैं, ये चीज़ें भी सिखाने वाली हैं, लेकिन वहाँ कोई टीचर बताता है कि भाई वाशरूम में जाना है और आपने सफाई करके आनी है, वो इसको कोई मसला समझता ही नहीं। तो सर जाने का मसला ये है कि जो हमारे आलम है ना वो दीन बेचते हैं। जिस तरह वो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि जो दीन सीखने वाले हैं उन्हें हुनर भी सिखाएं। अगर उनके पास हुनर होगा वो हुनर बेच के अपना गुजारा औकात करेंगे, ना कि दीन बेच के। हमारा जो सारा सिस्टम यही है कि हम दीन बेच के जो है ना, जो बेचने वाले लोग हैं वो कहाँ वो तरबियत करेंगे, कैसे तरबियत करेंगे। इल्म को सर इल्म को जो है ना अच्छी तरह टीच करना भी एक हुनर ही है। मतलब वो भी नहीं ना सिखाया जा रहा, वो भी नहीं आता, मतलब कि वो भी अच्छी तरह आप देखें ना मदरसे का बंदा ही अच्छा अगर वो पढ़ा लिखा हो तो उसकी भी लाखों में वो इनकम भी है उसकी, उसी टीचिंग स्किल के साथ ही वो कर रहे हैं ना। ये एक मतलब उसके हिसाब से थोड़ा ले रहे हैं हम तो बस इसे ये प्रोफेशन के तौर पे जो है ना सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। बस यही है कि अपने ज़हन में ये ज़रूर रखें कि असल में अल्लाह के रसूल ने भी दुआ की ना कि इल्म नाफ़े अल्लाह ताला दे, तो इल्म नाफ़े वही है।
जिसमें इंसान अमल करे सर, बस। ये सलाहियत की बात एक और दिन में आ रही थी कि जो आप कह रहे हैं कि इसमें ज़ाहिर है बगैर अरबी ज़बान आए आलम तो आलम नहीं होता सर। मतलब आज के दौर में जो निकल के आ रहा है वो भी ऐसी अरबी की बात नहीं पढ़नी आती, तो हमारे अंदर ये एटलीस्ट ये सलाहियत होनी चाहिए जो हम यहाँ पर पढ़ें कि अरबी में ग्रिप हो हमारी, फिर ही हम। और दूसरी बात ये कि हम अगर फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर ये देखते हैं जो चीज़ें आपने हाईलाइट की हैं, तो एक इनका ये भी मसला है ना कि हम अगर मतलब हाईलाइट करना चाहें, उनको बताना भी चाहें, वो यही कहते हैं आगे से भाई आपके पास डिग्री नहीं है, आप दरसे के फारिग नहीं है, आप दरसे नामी नहीं आपने किया हो, आपको कुछ यानी कि आप आलम नहीं, हम आपकी बात क्यों सुने? तो उसके लिए यानी कि फिर हम मतलब क्या करें, यानी कि बस ये आप डिग्री जो आप ले रहे हैं ना, तो ये इसीलिए तो ले रहे हैं, यानी कि हम बहुत डिग्री लेते हैं तो भाई ये देखें आप। हाँ, हमारे पास भी डिग्री है। सर मुझे पहले ये बता दें कि वो जो एग्जाम्स हमने देने हैं इसके लिए मज़ीद कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर, इस महीने के ऊपर, यानी ये मैं अच्छे से कर रहा हूँ, इसके ऊपर कितनी होगी? ज़्यादा नहीं होगी, हाँ। 1 महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी, 1 महीना आप किताब दिखा कि हम पढ़ रहे हैं यही वो तो वो पढ़ते हैं ना, लेकिन सेम ही कंटेंट है। वो सिर्फ जो है उसमें किताब तहारा होगी और किताब सलात होगी। आप तो ज़कात और सोम और पता नहीं क्या कुछ दो इसी की तैयारी से हो जाएगा हमारा। ये बुक हमने अच्छे से प्रिपेयर की है, काम आएंगे। मज़ीद हम यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के तैयारी करवा दें। हाँ, बस क्लास ख़त्म है, आप लोग जा सकते हैं।